वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो वहां पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल वहां पर है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 20 जो सब क्लॉज 2 है आर्टिकल 20 की, वहां पर भी डबल जेपर्डी का वर्ड यूज किया गया है। और सीआरपीसी में सेक्शन 300 जो है वो सिमिलर प्रोविजंस हैं जो हमारे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी की हैं, लाइक रेस जुडिकाटा। सेक्शन आर्टिकल 20 की सब क्लॉज 2 की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल जो हमारा सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी है, ये सारी सिमिलर्स जो हैं वो प्रोविजंस डाली गई हैं डिफरेंट एक्ट्स में। पर्पस सभी का सिर्फ एक है, सभी एक्ट ने राइट दिए हैं पर्सन को। लाइक अंडर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी जो है बेसिकली ये जो इसका जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 300 की, इसका जो प्रिंसिपल है, जो बैकग्राउंड है, जिस बेसिस पे सेक्शन 300 को इंसर्ट किया गया था, तो वी हैव 3 मैक्सिम्स ओवर हियर, दैट इज निमो बिस इन एडिबिसम, व्हिच मींस दैट नो मैन ऑट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक पर्सन को सेम ऑफेंस की 2 बार सजा नहीं हो सकती। अगर उसने एक का मर्डर किया है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। ही कैन नॉट ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, पॉसिबल ही नहीं है। सो वी हैव अनदर वर्ड्स दैट इज ऑट्रोफॉइज एक्विट एंड ऑट्रोफॉइज कन्विक्ट। सेक्शन 300 का बेस है हमारा ये। यहां पर इक्विटल और कन्विक्शन की बात की गई है, यहां पर डिस्चार्ज की बात नहीं की गई। तो पर्पस क्या है? बेसिकली ऑट्रोफॉइज इक्विट का मीनिंग क्या है? दैट मींस इफ अ पर्सन इज चार्ज्ड एंड सब्सिक्वेंटली इक्विटेड, हमने एक पर्सन को चार्ज लगा दिया और उसके बाद वो पर्सन जो है इक्विटल हो गया उस ऑफेंस के लिए, दैट मींस ही कैन नॉट बी पुट ऑन ट्रायल फॉर अ सेम ऑफेंस अगेन। वो सेम ऑफेंस के लिए दोबारा उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल सकता। ऑलरेडी चार्ज लग चुका है, पर्सन इक्विटल हो गई, तो दोबारा उसके ऊपर सेम ऑफेंस का चार्ज और ट्रायल उसको नहीं किया जा सकता। देन वी हैव अ कन्विक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑट्रोफॉइज कन्विक्ट, तो इसका भी सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी भी पर्सन को, इफ अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑफेंस, केस चला, ट्रायल चला, उसको कन्विक्शन कर दी कोर्ट ने, ही कैन नॉट बी पुट ऑन ट्रायल फॉर अ सेम ऑफेंस अगेन। अब दोबारा उस सेम फैक्ट के बेसिस पे दोबारा ट्रायल चल नहीं सकता और दोबारा उसको हम लोग कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी की प्रोविजंस है। जो हमारी सेक्शन बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन बेसिकली आर्टिकल 20 की बात कर रहा हूं, जो डबल जेपर्डी की जो उस प्रिंसिपल के उसको डिफाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहां पर लिखा कि जो इम्यूनिटी बेसिकली है वो किसके लिए दी है, यहां पर सभी प्रोविजन के लिए अगर बात करूं, चाहे वो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी की बात कर रहा हूं, रेस जुडिकाटा की, चाहे वो आर्टिकल 20 की सब क्लॉज 2 की मैं बात कर रहा हूं सर, डबल जेपर्डी, चाहे मैं सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, ये किस चीज की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सेकंड ट्रायल की। रेस जुडिकाटा भी आप दोबारा आप केस नहीं कर सकते सेम फैक्ट के ऊपर, अगर वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है। सेम सेक्शन 300 बोल रहा है, सेक्शन 20 आर्टिकल भी यही बात कर रहा है। तो यहां पर लिखा है जो इम्यूनिटी किस लिए है, इम्यूनिटी अगेंस्ट सेकंड प्रोसिक्यूशन के लिए हैज बिकम कन्फाइंड टू अ सिचुएशन व्हेन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैज बीन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर पहली जो प्रोसीडिंग है, जो पहला केस है, वो किसी कोर्ट में चला है और वो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने ट्रायल डिस्पोज ऑफ किया है, चाहे उसने इक्विट किया चाहे उसने कन्विक्ट किया, दैट डजंट मैटर। आप सब्सिक्वेंटली सेम फैक्ट के बेसिस पे दोबारा ट्रायल नहीं चला सकते उस अक्यूज के अगेंस्ट। तो इम्यूनिटी सेकंड ट्रायल के लिए, नॉट अगेंस्ट द फर्स्ट ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल खत्म, सेकंड ट्रायल के लिए आपको इम्यूनिटी है, आपके ऊपर दोबारा से मुकदमा नहीं चल सकता। सेक्शन 300 की मैं बात कर रहा हूं ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 क्या कह रहा है? अ पर्सन हु हैज बीन ट्राइड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये पहली बात बिल्कुल क्लियर है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको ट्रायल किया है, किसके लिए? किसी ऑफेंस के लिए। एंड कन्विक्टेड और इक्विटेड, जहां उसने कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, जहां उसने इक्विट कर दिया फॉर सच ऑफेंस के लिए। व्हाइल सच कन्विक्शन और इक्विटल रिमेन्स इन फोर्स, जब तक वो कन्विक्शन और इक्विटल जो है वो रिमेन इन फोर्स है। अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, सर रिमेन इन फोर्स का मतलब क्या है? रिमेन इन फोर्स, व्हाट डज इट मीन रिमेन इन फोर्स?
अगर मैं कन्विक्शन मुझे हो गई है, तो अगर मैं एपिलेंट कोर्ट ने मुझे एक्विट नहीं कर दिया तो दैट मींस वो मेरी कन्विक्शन रिमेन इन फोर्स है। अगर मैं अपील में नहीं गया तो एपिलेंट कोर्ट ने अगर वो जो नीचे कन्विक्शन दिया है उसने उसको सेटिसाइड करके तो मुझे एक्विट नहीं कर दिया तो वो रिमेन इन फोर्स है। तो जब तक एपिलेंट कोर्ट ने वो फैसला जो है वो पलट नहीं दिया, अपोजिट जो है उसने ऑर्डर नहीं दे दिया, तब तक हम लोग कहेंगे वो जो कन्विक्शन है जो एक्विटल है वो रिमेन इन फोर्स है, राइट। ये फर्स्ट क्लॉज है। तो नॉट बी लायबल टू बी ट्राइड अगेन, तो उस पर्सन जो एक्विटल और कन्विक्शन जिसको हो चुकी है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, दैट अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस, थेफ्ट मींस थेफ्ट, नॉट ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस। अगर सेम फैक्ट के रिगार्डिंग कोई और ऑफेंस बनता है तो भाई आप और ऑफेंस के रिगार्डिंग भी आप उसके ऊपर ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट तो सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज फॉर द वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन अगेंस्ट, तो यहां पर बोल दिया फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट हिम। तो जो ट्रायल चल रहा था, जो ट्रायल डिस्पोज ऑफ हुआ है, उसके ऊपर चार्ज लगा है, वहां पर एक और चार्ज भी लगना था लेकिन लगाया नहीं, तो लॉ कहता है ठीक है, अब दोबारा थोड़ी ना कर सकते। लाइक सपोज 379 ऑफ आईपीसी है, आपने चोरी कर ली और आपसे चोरी की वस्तु जो है कोर्ट पुलिस ने रिकवर कर ली, दैट मींस 411 सेक्शन ऑफ आईपीसी भी तो जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो दो सेक्शन होते हैं हमारे पास अट्रैक्ट, 379, 411। तो लॉ कहता है कि अगर आपने चार्ज नहीं लगाया 411 का, तो लॉ जो है वो कोर्ट जो है वो किसको कन्विक्ट करेगी, 379 में। अगर प्रूफ हो गया था तो वो 379 में आपको कन्विक्शन कर देगी। तो अब दोबारा से ट्रायल नहीं स्टार्ट कर सकते कि सर 411 तो रह गया, अब इसके ऊपर दोबारा कन्विक्शन कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने चार्ज नहीं लगाया, इट इज योर मिस्टेक। सेम फैक्ट्स, चार्ज भी तो सेम ही है ना, सेम टाइप का चार्ज है, लाइक 379 411 अगर भूल गए तो दैट्स इट, खत्म। यहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं तो वी हैव अ सेक्शंस ओवर देयर, लाइक ट्रायल का मतलब क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे इंटरप्रिटेशंस है, ट्रायल का मतलब क्या है। ये ट्रायल का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 3 को समझ सकते हो। ट्रायल डजंट मीन ऑन मेरिट बेसिस। ट्रायल का मतलब नहीं ऑन मेरिट बेसिस। विड्रॉल ऑफ केसेस की अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी में, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस या किसी सेक्शन को विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब भी वहां पर भी तो उसको एक्विटल माना जाएगा। तो वो कौन सा मेरिट बेसिस पे है। तो यहां पर पर्टिकुलर सेक्शन 300 में ट्रायल डज नॉट मीन द ट्रायल ऑन द मेरिट बेसिस, क्योंकि सेक्शन 321 जो है वो वहां पे कोई भी मेरिट बेसिस पे ट्रायल नहीं हो रहा, फिर भी उसको एक्विट कर दिया। क्यों, क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उसने केस विड्रॉ कर लिया, दैट मींस उसको एक्विट करना पड़ेगा कोर्ट को। फर्दर इन द सेम वे जो कंपाउंडेबल है हमारा सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, अगर दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अक्यूज्ड और जो है कंप्लेनेंट ने, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे हम लोग एक्विट कर देते हैं। अब वहां पर मेरिट बेसिस तो कुछ हुआ ही नहीं है। दिमाग कहां यूज किया कोर्ट ने, कहीं भी नहीं यूज किया। पार्टी ने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कोर्ट ने क्विट कर दिया। तो ट्रायल डज नॉट मीन द ट्रायल ऑन मेरिट बेसिस, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, सेक्शन 300 की बात करूं, वहां पर एक्विटल वर्ड यूज किया गया है। एक्विटल मींस नॉट अ डिसमिसल ऑफ ए कंप्लेंट। ये कंप्लेंट डिसमिस कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्विटल माना जाएगा। एक्विटल मींस not a dismissal of complaint or the discharge of the accused because they are considered as the final decision regarding the innocence of the accused person। यहां पर अगर मैं बात करूं एक्विटल की, तो अगर डिसमिस ऑफ कंप्लेंट हो रही है, जब accused को डिस्चार्ज किया जा रहा है, दैट मींस वहां पर कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे, तो दैट they are not considered as a final decision regarding the innocence of the accused person। तो डिस्चार्ज कर दिया, कंप्लेंट डिसमिस कर दी, एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं वो जो एक्यूज जिसको डिस्चार्ज किया है वो इनोसेंट है। हो सकता है कंप्लेंट की बेवकूफी के कारण कोर्ट ने डिसमिस किया कंप्लेंट। तो यहां पर एक्विटल मींस जब कोर्ट अपना माइंड यूज करके उसको एक्विट करती है, तब उसका मतलब एक्विटल माना जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे। तो कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट डेफिनेटली कॉम्पिटेंट कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं।
जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन अगर दूसरी बात कर रहा हूँ सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन सीआरपीसी की, तो वहां पर बोर्ड लिखा है अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस afterward tried with the consent or state government of any distinct offence for which separate charge have been made against him at the formal trial under section 220 subclause 1। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा रखा हुआ है, स्पेस रखा हुआ है कि अगर आप सेकंड ट्रायल उसके ऊपर करना चाहते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अ पर्सन जिसको इक्विट कर दिया या कन्विक्ट कर दिया किसी ऑफेंस के लिए, आफ्टरवर्ड्स ट्राइड, अगर आपको दोबारा उसके ऊपर ट्रायल चलाना है तो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आप चला सकते हो। किसके लिए? फॉर अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। डिस्टिंक्ट ऑफेंस मींस सेपरेट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज हैव बीन मेड, जिसके लिए सेपरेट चार्ज लगाना था। पर्सन जो है उसको ट्रायल किया गया 226 में, बट लेटर ऑन उसको बाद में सजा दी गई 2 years की या 3 years की। जो कंप्लेनेंट था जब वो ऑन डेथ था उसकी डेथ हो गई ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ इंजरीज जो एक्यूज ने उसको दी थी। अब यहाँ पर सेक्शन 300 आ जाएगा, तो नेचुरल बात है आपके ऊपर ट्रायल चलेगा। तो यहाँ पर बात करें डिस्टिंक्ट ऑफेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो नेचुरल बात है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से आप दोबारा कर सकते हो। देन जो सेक्शन बेसिकली 2 क्लॉज है हमारी 300 की, वो बेसिकली इट प्रोवाइड अ चेक और इट मेक इट ऑब्लिगेटरी टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर ऑब्लिगेटरी है कि अगर आप सेकंड ट्रायल उसको चलाना चाहते हो तो यू हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अदरवाइज आप दोबारा ट्रायल कर नहीं सकते। तो यहां पर एक बात फर्दर क्लियर है यहां पर कि जो यहां पर कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट का सिंपल अगर मैं मीनिंग करूं तो यहां पर सेकंड क्लॉज में जिसने ट्रायल स्टार्ट कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है। सब क्लॉज 2 में अगर आपको दोबारा ट्रायल करना है तो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हो। अगर कोर्ट ने विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ट्रायल कर स्टार्ट कर दिया तो वो तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन इन अनदर वे, तो यहां पर जो सब क्लॉज 2 है वो सिर्फ इतनी सी बात करेगी, व्हेन द चार्ज ऑन द सेकंड ट्रायल इज फॉर द डिस्टिंक्ट ऑफेंस दैट ट्रायल इज नॉट बार्ड। क्योंकि अगर आपने डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए उसको दोबारा चार्ज लगाना है तो डेफिनेटली सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 की वो आपको ऊपर बार नहीं कर रही, बट व्हाट इज द कंडीशन दैट यू हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द मैंडेटरी ओवर देयर। थर्ड क्लॉज क्या करी है, अ पर्सन कन्विक्टेड, यहां पर थर्ड क्लॉज में सिर्फ कन्विक्शन की बात की गई है। अगर पर्सन को कन्विक्ट कर दिया ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने उसको कन्विक्शन कर दिया एनी एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेस विच टुगेदर विद सच एक्ट कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट ऑफेंस, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हुआ। लाइक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, राइट, ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर 226 का और 326 का, दैट इज ग्रीवियस हर्ट, उसको कन्विक्शन हो गई, बाद में उसकी पर्सन की डेथ होगी तो डेफिनेटली 300 का भी हम लोग बात करें तो 302 सेक्शन मर्डर का चार्ज भी आपके ऊपर लगेगा रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ही में बी आफ्टरवर्ड ट्राइड फॉर सच लास्ट मेंशन्ड ऑफेंस इफ द कॉन्सिक्वेंसेस हैज नॉट हैपेंड। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पहले ट्रायल में थे ही नहीं, डेथ उसकी बाद में हुई है। तो इफ द कॉन्सिक्वेंसेस हैड नॉट हैपेंड और वर नॉट नोन टू द कोर्ट हैव हैपेंड, तो यहाँ पर उस फर्स्ट कोर्ट को ना तो उसको नॉलेज थी कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, ना ही वो डेथ उस समय हुई जब वो ट्रायल चल रहा था, तो वो बाद में हुआ। तो डेफिनेटली जो बाद में अटर्न्स हुई है उसका कॉन्सिक्वेंसेस बाद में जो है, तो नेचुरल है कि उसके रिगार्डिंग भी हम लोग उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड क्लॉज में सिर्फ कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन जो फर्दर अलाउ कर रहा है, रीट्रायल उसको अलाउ कर रहा है ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन के लिए जो उस ऑफेंस के लिए है जो पहले हमारे नॉलेज में था ही नहीं, डेथ बाद में हुई है, पहले हुई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्लॉज क्या कह रही है, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस constituted by any act may notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with or tried or for any offense constituted for the same act which may be committed by if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged. Subsequent charge, पहली वाली कोर्ट जो जिसने एक्विट किया है, कन्विक्ट किया है, तो
वो कोर्ट सब्सिक्वेंट चार्ज ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं है। तो नेचुरल बात है कि जो सेकंड ट्रायल है वो हो सकता है डकैती के रिगार्डिंग हो, जो वो सेशन कोर्ट में चलना है। पहले से थेफ्ट का चल रहा था, सेम थेफ्ट के बेसिस पे जो चार्ज है वो अमेंड किया गया, या नया सेक्शन अट्रैक्ट हुआ जिसके ऊपर आपको चार्ज लगाना था लेकिन आपके ऊपर लगाया नहीं गया, फैक्ट इतने स्ट्रांग थे कि आपने डकैती कमिट की है, तो लॉ कहता है कि भाई वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं है फर्स्ट कोर्ट। तो नेचुरल बात है कॉम्पिटेंट कोर्ट सेशन कोर्ट है, तो यहां पर जो है वो केस दोबारा जो है वो सेशन कोर्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं थी उस चार्ज को ट्रायल करने के लिए जो चार्ज सेशन कोर्ट में लगाया गया है। सिंपल सी बात है। तो व्हाट डज इट मीन दैट इफ एनी कोर्ट इज इनकॉम्पिटेंट to try and accuse of an offense which is the consequence of offense for which he has already been convicted or acquitted। क्योंकि पहली कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, क्विट कर दिया, लेकिन जो दोबारा जो ट्रायल चलना है उसके लिए वो फर्स्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं है। तो नेचुरल बात है कि सेकंड जो ट्रायल है वो चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट द बार्ड कि सेक्शन 300 में डबल ज्योपर्डी है, क्योंकि वो सेक्शन का चार्ज सेशन कोर्ट में चला था। नेचुरल बात है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन बस फिफ्थ क्लॉज क्या फर्दर जो है एक मैं बात कर रहा हूँ कि हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300 फिफ्थ क्लॉज में सच अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न कोर्ट। यहाँ पर एक जो फिफ्थ क्लॉज की जो खासियत है वहां पर 258 सेक्शन अट्रैक्ट किया गया है। वहां पर लिखा है कि पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 में अगर मैं बात करूं तो कोर्ट कहीं भी प्रोसीडिंग स्टॉप कर सकती है, और अगर वो स्टॉप करती है प्रोसीडिंग तो वहां पर उसको इक्विट करना होता है एक्यूज को। ये 258 सेक्शन कह रहा है। अगर वो क्विट कर दिया तो नेचुरल बात है कि आप सेम कोर्ट के कंसेंट के बिना आप दोबारा ट्रायल कर नहीं सकते। तो दैट मींस इट इज अगेन अ फर्दर चेक कि आप सेकंड ट्रायल आपको करना है तो यू हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट कोर्ट जिन्होंने 358 में स्टॉप की है प्रोसीडिंग और उसको इक्विट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान रखना। फर्दर हमारे सेक्शन जो उसकी बात की है, नथिंग दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 और जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट की जो सेक्शन 26 है उस पे ऊपर बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा, 188 ऑफ सीआरपीसी के बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर सेक्शंस ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो वी हैव वन केस लॉ ओवर देयर, हमारे पास कुछ केस लॉज हैं हमारे लिए। लाइक वी हैव अ फर्स्ट केस दैट इज मोनिका बेदी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मोनिका बेदी जो थी इन्होंने सेकंड पासपोर्ट ऑब्टेन किया इन द अज्यूम्ड नेम, किस नाम से? साना मलिक। नाम क्या था? मोनिका बेदी। आपने सेकंड पासपोर्ट किस नाम से लिया? साना मलिक। फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इन द सिकंदराबाद बाय सबमिशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। आपने सिकंदराबाद में फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए और अपने साना मलिक के नाम पर दोबारा से सेकंड पासपोर्ट अपने नाम करवा लिया और आपको पकड़ लिया गया। तो जो पासपोर्ट था जो वो यूज करना था उसने पुर्तगाल से लिस्बॉन के ट्रैवलिंग के लिए। तो अक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 419 20 और 122 ऑफ आईपीसी फॉर द अबव मेंशन्ड ऑफेंसेस। यहां पर जो मोनिका बेदी थी जिसको कन्विक्ट किया गया आईपीसी के तहत 256 सेक्शन ऑफ आईपीसी लिस्बॉन में, उसको कन्विक्ट किया गया क्योंकि बाकी जो अक्यूज थे उनके ऊपर चार्ज लगा था 419 420 120 बी का भी चार्ज लगा था, लेकिन जो मोनिका बेदी थी उसके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज लगा 256 ऑफ आईपीसी। कौन सी कंट्री का? लिस्बॉन कंट्री का। अब यहां पर क्वेश्चन राइज हो गया कि अगर वो 256 ऑफ आईपीसी लिस्बॉन कंट्री के ऊपर उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, उसको कन्वर्ट किया, क्या आईपीसी इंडिया में उसके ऊपर ट्रायल चल सकता है या नहीं चल सकता? रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द फॉर्जरी। अब लॉ कहता है यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि मोनिका बेदी को कन्विक्ट किया गया 265 सेक्शन में, तो 256 सेक्शन में आईपीसी ऑफ लिस्बॉन में। हाउएवर इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड और एडमिटेड। वहां पर कहीं भी ऐसा जो है एविडेंस हमारे पास सामने नहीं आया जहां से ये प्रूफ हो सके कि लिस्बॉन में इसके ऊपर चार्ज लगे थे फॉर्जरी के लिए। तो लॉ कहता है यहाँ पे फॉर्जरी तो कमिट हुई है, तो फॉर्जरी के लिए हम लोग, क्योंकि इंडिया में वो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो बेसिकली उन्होंने जो वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे, लॉ कहता है यहाँ पर इंडिया में जो उसके ऊपर फॉर्जरी का चार्ज तो लगेगा। तो यहाँ पर ये बार्ड नहीं है सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। देन अनदर केस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्सेस विमल सुराना। यहाँ पर जो अक्यूज था वो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता था, तो इम्पर्सोनेट कर रहा था
कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब इसलिए वो इम्पोर्शनेट करने के बाद उसने काफ़ी मनी एक्सट्रैक्ट की लोगों से, काफ़ी पीपल से मनी जो है वो एक्सट्रैक्ट की और एग्रीमेंट किए। नेचुरल बात है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही नहीं है, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही इम्पर्सोनेट हिमसेल्फ दैट ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए अक्यूज के ऊपर सेक्शन 24-26 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत उसको कमिट किया गया। लॉ कहता है कि क्या उसके ऊपर 419-20 465 फॉर्जरी के लिए 467 473 जो उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाया था, जो उसने सील्स बनाई है अपनी ऑफिस, क्या उसके तहत उसके ऊपर फॉर्जरी या चीटिंग का मुकदमा चल सकता है सेपरेट या नहीं सकता? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो बस बेसिकली हमारे पास जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा था 24-26 जनरल चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत, उसको वहां पर सजा दी गई है, तो आईपीसी के तहत भी उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। वहां पर जो आपके ऊपर ट्रायल जो चल रहा है वो इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ ओवर हियर दैट इज सेक्शन, यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएल एप्टे। ये इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की गई, यहाँ पर वहां पर सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट की यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की गई इस केस में। तो कोर्ट ने कहा कि वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस, अगर आपका एक्ट या आपने ओमिशन किया है और वो एक ऑफेंस बन गया और वो ऑफेंस 2 और मोर इनेक्टमेंट के अंदर फॉलो कर रहा है, सेपरेट एक्ट के अंदर वो फॉलो कर रहा है, देन द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर आइदर और एनी ऑफ दोज इनेक्टमेंट, किसी भी एक में सजा हो सकती है, बट शैल नॉट बी लायबल टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। बट आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया इफ द ऑफेंसेस आर नॉट द सेम, अगर ऑफेंसेस सेम नहीं है, चार्ज डिफरेंट हो गए, लाइक फॉर्जरी का अलग हो गया, तो यहां पर कोर्ट ने कहा इफ द ऑफेंसेस आर नॉट द सेम बट आर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस देन द बार इम्पोज्ड बाय सेक्शन 26 कैन नॉट बी इन्वोक। तो जो सेक्शन 26 ने जो बार लगाया था वो इन्वोक नहीं होगा और आपके ऊपर सेपरेट चार्ज भी लगेगा और सेकंड ट्रायल भी आपके ऊपर जो है वो स्टार्ट होगा, तो आपके ऊपर कन्विक्शन भी हो सकती है। वी हैव अनदर सेक्शन, अनदर केस, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि यहाँ पर स्टॉपल की बात की गई है सेक्शन 300 के साथ। स्टॉपल भी एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्सन जो जिसने स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोबारा अपनी उस बात से पीछे नहीं हट सकता, तो उसके ऊपर स्टॉपल का जो है वो प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो लागू होता है। तो यहाँ पर इस केस में प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया वेयर एन इशू ऑफ फैक्ट हैज बीन ट्राइड, जहां पर फैक्ट एंड इशू को ट्राइड किया गया बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा ऑन ए फॉर्मर ओकेजन्स एंड अ फाइंडिंग हैज बीन रीच्ड इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड। कोर्ट ने कहा कि बेसिकली अगर फैक्ट एंड इशू को ट्रायल किया गया और बाद में अक्यूज्ड को ट्रायल के बाद उसको अक्यूज्ड को एक्विट किया गया, उसके फेवर में डिसीजन दिया गया, सच अ फाइंडिंग, क्योंकि वो फाइंडिंग थी हमारी कोर्ट की कि भाई यहाँ पर तो वी हैव नो एविडेंस अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन, सो इसको इसलिए एक्विट किया गया, तो वो फाइंडिंग थी। सच अ फाइंडिंग वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एस्टॉपल, तो वो फाइंडिंग हमारे लिए एस्टॉपल का काम करेगी, वो फाइंडिंग हमारे लिए रेस जुडिकाटा का काम करेगी अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, नॉट एज ए बार टू द ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑफेंस। तो लॉ कहता है कि वो एक एस्टॉपल है, बट वो जो एस्टॉपल है वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए एस्टॉपल नहीं है। आपको डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए आपको दोबारा चार्ज भी किया जा सकता है, बट द थिंग इज दैट इस यहां पर कोर्ट ने कहा कि आपको प्रिक्लूड कर दिया गया है रिसेप्शन ऑफ एविडेंस के तहत। आप दोबारा से नए एविडेंस नहीं ला सकते, आपके पास जो एविडेंस हैं आप उन्हीं एविडेंस के बेसिस पर ही डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस का चार्ज लगा सकते हो और उनका ट्रायल कर सकते हो। आपको वो सेपरेट चार्ज प्रूव करने के लिए दोबारा एविडेंस आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको फर्दर एविडेंस जो है उसके लिए बार्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीतम सिंह का ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस था जो काफी इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए आपके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, डबल ज्योपर्डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरा अगर मैं निचोड़ यहाँ पर करूँ तो ये एक सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने